अभी हमने संस्कृत के जो ऑब्जेक्टिव सेट किए हैं, जो एग्जाम में 100% पूछा जाएगा, वो हमारी गेसिंग क्वेश्चन है। कमजोर से कमजोर विद्यार्थी एक बार इसे जरूर देखें, उसके बाद जो है सो मतलब उसको 100% एग्जाम में टकराने का हम फुल गारंटी लेते हैं। जैसे यहाँ पर क्वेश्चन संस्कृत से ऑब्जेक्टिव का है, हमने हिंदी का क्वेश्चन सेट किए जिसमें क्वेश्चन 92 था। जब हमने एग्जाम के बाद फर्स्ट सीटिंग वाले को जो एग्जाम हुआ उसके बाद हम उसको जब देखें तो उसमें से 82 क्वेश्चन था सेट मिला हुआ, 92 में 82 क्वेश्चन टकराया। उसी प्रकार से हमने अभी संस्कृत का जो भी लगाना है, तो संस्कृत को अभी जो है हम क्लियर करना शुरू कर दिए। तो संस्कृत के अनुसार से भी जो है सो ऑब्जेक्टिव जो है वही हम क्वेश्चन को अपनी तरफ से गेसिंग किए हैं, जो हमें लगा है कि बिहार बोर्ड में ये पूछे जाने वाले की संभावना 100% है। तो आगे बच्चों, कमजोर से कमजोर बच्चे इसको चयन करो कि आज मतलब इस क्वेश्चन को देखो, देखने के बाद उससे कंफर्म याद करो, रात में देखो सुबह जवाब दो, है ना। बाकी जो बच्चे हैं उसको मेरा चैनल को सब्सक्राइब करके लाइक करें। पहला क्वेश्चन यहाँ पर आता है पटना से संबंधित है, पाटलिपुत्र वैभव जो चैप्टर का नाम है ना। पाटलिपुत्र वैभव से क्वेश्चन अभी सेट हुआ है, जिसमें कहा गया है फर्स्ट क्वेश्चन, पटना नगर की पालिका देवी किसे कहा गया है। तो पटना का जो है नगर पालिका, सॉरी मैंने यहाँ पर क्वेश्चन था पटना का नगर पालिका देवी किसको कहा गया है। तो पटना के जो नगर पालिका देवी है वो पटन देवी को बोला गया है। याद कर लेंगे बच्चा कि जो पटना का जो है नगर पालिका को जो रक्षा करती है, जिसको वहां पर पूजा की जाती है, वो हो जाती है पटन देवी। क्वेश्चन नंबर 2, पाटलिपुत्र का नामांतर क्या है। तो पाटलिपुत्र का नामांतर हो इसे जो इसे भी पटना है। पटना से पहले क्या था, पाटलिपुत्र था। पाटलिपुत्र से पहले पुष्पग्राम था। पुष्पग्राम से पहले कुसुमपुर। यानी पटना का कुल 4 नाम से जाना जाता है। पहला कुसुमपुर, दूसरा पुष्पग्राम और तीसरा पाटलिपुत्र और चौथा हो गया पटना। तो यहाँ पर क्वेश्चन आता है पाटलिपुत्र का नामांतर क्या है। तो नामांतर में आ जाएगा पाटलिपुत्र। क्वेश्चन नंबर 3, महावीर मंदिर कहाँ स्थित है। तो याद कर लीजिए पटना में सबसे बड़ा कोई मंदिर है तो महावीर मंदिर है, तो ये पटना में है। ठीक है, कहाँ है, पटना में। ये पटना में गांधी मैदान के से कुछ दूरी पर पटना जंक्शन पर, जस्ट पटना जंक्शन पर ही ये महावीर मंदिर अवस्थित है। क्वेश्चन नंबर 4, गोलघर कहाँ अवस्थित है। तो याद कर लीजिए कि गोलघर बिहार के सबसे बड़ा यदि कोई घर है, गोलघर यदि लिया जाए तो वो पटना में अवस्थित है। गोलघर गांधी मैदान से जस्ट पश्चिम दिशा में है, 100 मीटर की रेंज की दूरी पर है, गांधी मैदान के बगल में ही है, पटना में गोलघर स्थित है। क्वेश्चन नंबर 5 कहता है पटना की किस दिशा में गंगा बहती है। तो बच्चों याद कर लो, जो पटना जो शहर स्थित है उसे जस्ट उत्तर दिशा में गंगा की प्रवाह होती है। किस दिशा में, उत्तर की दिशा में। क्वेश्चन नंबर 6, कुमेदी महोत्सव कहाँ मनाया जाता है। तो कुमेदी महोत्सव जो है ये पाटलिपुत्र में मनाया जाता है। अभी तो अब जो है से कुमेदी महोत्सव से पहले, अब तो सॉरी कुमेदी महोत्सव पहले मनाया जाता था। अब तो अक्सर जो है पटन देवी के, पटना की गाय, पटना का जो दुर्गा माता का है, जो पटन देवी के नाम से प्रसिद्ध है, उनका पूजा हो रहा है। इससे पहले जो है कुमोदी महोत्सव महत्वपूर्ण रूप से मनाई जा रही थी। तो ये पटना में कुमोदी महोत्सव मनाई जा रही थी। अब यहां पर आ गया क्वेश्चन 7, चंद्रगुप्त किस वंश के संस्थापक था। तो याद कर लो कि चंद्रगुप्त मौर्य जो था वो पटना पर शासन कर रहा था, वो था मौर्य वंश का। किस वंश के, मौर्य वंश के। क्वेश्चन नंबर 8, एशिया महादेश का सबसे बड़ा सेतु कौन सा है। तो याद कर लीजिए एशिया महादेश में 48 देश है, 48 भारत जैसा 48 देश में, यानी सबसे बड़ा पुल कौन है, सेतु पुल जो है वो सबसे बड़ा पुल कौन है। तो ये है गांधी सेतु पुल, जो पटना है, पटना और वैशाली जिला को जोड़ करके जो गंगा नदी को पार करती है, ये लगभग 9.5 किलोमीटर के आसपास में है, ये गांधी सेतु पुल। क्वेश्चन नंबर 10, गुरु गोविंद सिंह किस धर्म के गुरु थे। याद कर लीजिए गुरु गोविंद सिंह जो थे सिख धर्म के व्यक्ति थे। क्या, सिख धर्म के। क्वेश्चन नंबर 10, पाटलिपुत्र किस नदी के किनारे बसा है। तो पटना किस नदी के किनारे बसा है। याद कर लो बच्चों कि पटना भी हम तुरंत बताए थे कि पटना माने पटना से किस दिशा में गंगा नदी बहती है, तो उत्तर दिशा में बताए थे।
तो वहां पर सीधा आंसर आ जाएगा कि पटना किस नदी के किनारे बसा है, तो ये गंगा नदी के किनारे बसा है। क्वेश्चन नंबर 11, पटना में कुमोदी महाउत्सव कब से कब मनाया जाता है? तो याद कर लीजिए, ये जो है पटना में कुमोदी महाउत्सव ये गुप्त वंश काल से ही मनाया जा रहा था। कब से? गुप्त वंश काल से ही मनाया जा रहा था। क्वेश्चन नंबर 12, पाटलिपुत्र पटना के नाम से कब प्रसिद्ध हुआ था? तो पटना में जो पाटलिपुत्र जो है वो पटना में कब प्रसिद्ध हुआ? तो ये हो गया मध्यकाल में आकर के, पहले पाटलिपुत्र था, मध्यकाल में आने के बाद जो है वो पटना में अवस्थित बदल गया। क्वेश्चन नंबर 13 कहता है मेगास्थनीज पटना के किसके समय में आया था? तो याद कर लीजिए, मेगास्थनीज यूनान के रहने वाला था। पटना में यानी बिहार में सबसे पहले यदि कोई विदेशी व्यक्ति आया तो मेगास्थनीज आया था। वह कब आया था? किसके शासनकाल में? तो वो जो है चंद्रगुप्त मौर्य के समय में आया था। कब आया था? चंद्रगुप्त मौर्य के समय में। ये यूनान के रहने वाला व्यक्ति था। क्वेश्चन नंबर 14, कुमोदी महोत्सव किस ऋतु को मनाया जाता है? तो कुमोदी महोत्सव कब मनाया जाता था? तो शरद ऋतु में। कब? शरद ऋतु में। क्वेश्चन नंबर 15, पटना में गंगा नदी पर कौन सा सेतु है? तो याद कर लीजिए, हमने अभी बताए थे कि पटना से वैशाली को मिलाने वाली पुल जो है वो सेतु जो है वो गांधी सेतु पुल था। फिर वही क्वेश्चन को थोड़ा उलट करके पूछेगा वहां पर, तो वही सेम आया है कि पटना में गंगा नदी पर कौन सा सेतु बनाया गया था? याद रखिएगा कि ये गांधी सेतु है ना। क्वेश्चन नंबर 16 कहता है पटना का इतिहास कितना वर्ष पुराना है? तो याद कर लीजिए कि पटना का इतिहास कितना है? 2500 वर्ष पर वर्ष जो है वो पुराना आ जाती है। क्वेश्चन नंबर कहता है 17, पाटलिपुत्र किस प्रांत यानी पाटलिपुत्र किस राज्य की राजधानी है? तो बिहार की राजधानी क्या है? पटना है। यानी पाटलिपुत्र किसकी राजधानी है? बिहार की राजधानी है। क्वेश्चन नंबर 18, किसके काल में पाटलिपुत्र की रक्षा व्यवस्था उत्कृष्ट थी? तो किसके काल में पटना को रक्षा किया जाता रहा? तो चंद्रगुप्त मौर्य के समय में। कब? चंद्रगुप्त मौर्य के समय में। क्वेश्चन नंबर 19, सिखों के 10वें गुरु कौन थे? तो सिखों के 10वां गुरु कौन थे? गुरु गोविंद सिंह। गुरु गोविंद सिंह का जन्म स्थान भी पटने में है, जो भी पटना साहिब या पटना सिटी के नाम से प्रसिद्ध है। यहाँ पर पंजाब से सिख धर्म के बहुत सारे लोग आते हैं और यहाँ अपना तीर्थ यात्रा गुरु गोविंद सिंह के जन्म स्थान पर करते हैं। ये सिख धर्म के 10वें गुरु माने जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 21, यूनान का राजदूत कौन था? हमने इससे पहले जस्ट क्वेश्चन में बता दिए थे कि पटना में सबसे पहले यदि कोई व्यक्ति विदेशी आया था तो मेगास्थनीज आया था। कहाँ के रहने वाला? यूनान के। फिर वही क्वेश्चन यहाँ पर आ गया कि यूनान का राजदूत कौन था? तो कौन था? मेगास्थनीज। क्वेश्चन नंबर 21, सरस्वती का कुलगिरी कौन सा महानगर को कहा गया है? तो सरस्वती के कुलगिरी किस कहा गया? तो पाटलिपुत्र को कहा गया है। क्वेश्चन नंबर 22, गुरु गोविंद सिंह का जन्म स्थान कहाँ है? अभी जस्ट हमने बताया कि गुरु गोविंद सिंह का जन्म स्थान पाटलिपुत्र पटना सिटी में कहा जाता है या पटना साहब के नाम से जाना जाता है। तो यह भी ये तुरंत याद होगा कि गुरु गोविंद सिंह का जन्म स्थान कहाँ है? तो पाटलिपुत्र में है। क्या? पाटलिपुत्र में। क्वेश्चन नंबर 23, बुद्ध के समय में पटना का नाम क्या था? तो भगवान बुद्ध के समय में पटना का क्या नाम था? पाटलिपुत्र नाम था। क्वेश्चन नंबर अब हम लोग आ गए अलस कथा से। तो अलस कथा में कह रहा है 24 नंबर क्वेश्चन, अलसशाला में आग किसने लगाया था? तो याद कर लीजिए, अलस कथा में जो है आलस के जो घर में जो आग लगाया था, जहां पर आलसी व्यक्ति को रखा गया था, उस घर में आग लगाया गया था। तो यहाँ पर क्वेश्चन है कि अलसशाला में आग किसने लगाया था? तो उसमें आग लगाने वाला अलस कथा के जो कर्मचारी जो थे, अलसशाला में रहने वाले जो व्यक्ति थे, कर्मचारी काम करने वाले जो व्यक्ति थे, वही आग लगाया था उसमें। क्वेश्चन नंबर 25, अलसशाला में आग क्यों लगाई गई थी? तो याद कर लीजिए, अलसशाला में जो था माने आलसी व्यक्ति जहाँ रह रहे थे उसमें आग क्यों लगाया गया था? तो उसमें आग लगाने का रीजन था कि आलसियों की परीक्षा लेने के लिए कि आखिर कौन सब जो है सो आलसी है और कौन जो है सो धूर्त है ना। तो धूर्त को और आलसियों को पहचानने के लिए जो है ये आग लगाई गई थी। क्वेश्चन नंबर क्या रहा है 26, मनुष्य को कौन सा नष्ट कर देता है? तो मनुष्य के अंदर यदि सबसे बड़ी बात है कि आलस एक ऐसा चीज है यदि किसी भी मनुष्य के अंदर यदि आलस हो, हर चीज को वो समाप्त कर देती है, नष्ट कर देती है। इसलिए बच्चों की हम लोग ये बात जान ले कि हमें अपने जीवन में आलस नाम का तो चीज होना ही नहीं चाहिए। सोच हमेशा ऊंचा का होना चाहिए, है ना। इसीलिए कहा भी गया है
कि जेब में गांधी हो या नहीं हो, दिल में आंधी होना बहुत जरूरी है ना। तो आलस व्यक्ति जो होती है वो सबसे खत्म, उससे अच्छा मरा हुआ व्यक्ति, समाप्त हुआ व्यक्ति होती है। क्वेश्चन नंबर, यहाँ पर तो हमने बताया कि नष्ट कर देती है, तो आलस जो है वो सारा चीज को नष्ट कर देती है। क्वेश्चन नंबर 27 कहता है गरीब और अनाथों को प्रतिदिन कौन भोजन कराते थे। तो जो गरीब था या अनाथ था, प्रतिदिन भोजन कौन कराता था। तो याद कर लीजिए कि ये मंत्री थे वीरेश्वर। किस मंत्री था? वीरेश्वर मंत्री ने। क्वेश्चन नंबर 28 अलस कथा का पाठ में किस दोष का वर्णन किया गया है। तो अलस कथा में किसका चर्चा किया गया है? आलस को। 29 नंबर क्वेश्चन कर रहा है अलस कथा पाठ में किसका महत्व का वर्णन किया गया है। तो अलस कथा पाठ में जो है किसका वर्णन, तो यहाँ पर प्रत्यक्ष बताया जा रहा है कि अलस कथा पाठ में जो चर्चा हो रही है आलस व्यक्तियों का ही हो रही है। तो यहाँ पर भी क्वेश्चन वही होगा कि यहाँ पर क्वेश्चन कर रहा है कि अलस कथा में जो है किसका महत्व का वर्णन किया गया है। तो मानव के गुण को। आखिर देखिए आलस कोई व्यक्ति जन्म से नहीं होता है, यहाँ धरती पर आने के बाद ही वह आलस बनता है। तो मान के चलो कि कोई बुद्धिमान बनता है तो कोई काम करने में सबसे बेहतर बनता है। सोच अपने ऊपर होता है। शरीर को हमारा जितना भी हम उसको काम कराएंगे शरीर मेरा उतना बेस्ट होता है, लेकिन शरीर को हम जितना बचाएंगे शरीर में उतना ही प्रकार की बीमारियां होते रहता है। तो यदि मरने को यदि मान लीजिए कि कोई व्यक्ति को यदि 50 साल में है, वो आलस व्यक्ति है, उसे 35 से 40 साल में ही वो क्या होता है कि समाप्त हो जाते हैं। यदि 50 साल का उम्र है, यदि वो ग्रोथ रहते हैं, किसी भी तरह की बीमारी नहीं होती है, तो 50 की जगह 52-55 में भी उनकी देना हो सकती है। तो इसीलिए हमें आलस का कोई चीज ही नहीं होनी चाहिए। तो ये हो जाता है मानव का गुण। आलस कहीं जन्म से नहीं होती है, हमारे आने के बाद ही हमारी सोच के ऊपर, हमारे गुण के ऊपर निर्भर करके आलस की बात आ जाती है। तो हमारे ये मानव गुण हो जाते हैं। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर कह रहा है 30 वीरेश्वर नाम का मंत्री कहाँ रहता था। तो वीरेश्वर नाम का जो मंत्री था वो मिथिला में रहता था। कहाँ? मिथिला में रहता था। फिर क्वेश्चन कह रहा है 31 मंत्री वीरेश्वर कौन कैसा था। तो मंत्री वीरेश्वर कैसा था? तो वो दानशील था, हमेशा गरीबों को अनाथों को भोजन कराने का काम किया करता था। तो ये दानशील व्यक्ति था। क्या था? दानशील व्यक्ति था। क्वेश्चन नंबर 32 सबसे बड़ा शत्रु कौन है। तो सबसे बड़ा शत्रु कौन है? हमारे शरीर में यदि सबसे बड़ा शत्रु है, हमारा सबसे बड़ा कोई दुश्मन है, हमारा कोई सबसे जालिम दुश्मन है, तो वो है आलस। आलस जो है व्यक्तियों को समाप्त कर देती है। क्वेश्चन नंबर 33 तो 33 में कहा जा रहा है, यहाँ पर याद करेंगे कि 33 में कह रहा है बनावटी आलस्य कथा दिखा करके कौन सा भोजन करते थे। तो आलस, बनावटी आलस जो था, जो यहाँ पर दूसरों को भोजन को देख देख करके जो आलस बना करता था, वो आलस व्यक्ति के लिए क्या उसका नाम पड़ा? धूर्त लोग थे, है ना। कि वो आलस नहीं थे, पर दूसरे को सुख को देख करके उसमें क्या किया कि वो अपना जो है सभी ढोंग धर के और वहां पर भोजन करना, कपड़ा लेने के लिए पहुंच गया करते थे, है ना। तो वो था धूर्त लोग कहलाएंगे। क्वेश्चन नंबर 34 में कह रहा है घर में लगी आग को देखकर कौन पलायन हो गए थे। तो घर में देख करके कौन पलायन हो गए थे? तो धूर्त लोग जो है वो पलायन मतलब चले गए थे। जब घर में आग लगाया गया कि वो सब क्या हुए कि डरकर भाग गए थे, पर बच गए थे कितने? 4 व्यक्तियों ने बच गए थे। फिर क्वेश्चन है चारों आलसियों को कैसे बाहर निकाला गया। तो जो 4 व्यक्ति बच गए थे आलस में, तो वो थे उनको केस पकड़ करके, है ना, पाल पकड़ के तो उसे खींच करके बाहर किया गया था। क्वेश्चन नंबर 36 का रहा आलसशाला में आग कब लगाई गई थी। तो याद कर लीजिए कि आलसशाला जो आलसियों के सोने के लिए जगह था, वो क्या था? वो जो था वो रात में जब खाना खा करके सब सो गया था। तो याद कर लीजिए वहां पर सुनेगा जब सो रहा था, है ना, जब सो रहा था तब जाकर के वहां पर आग लगाई गई थी। क्वेश्चन नंबर 37 कहता है 37 में कहता है मैथिली भाषा के कवि कौन है। तो मैथिली भाषा के कवि कौन है? विद्यापति जी। कौन? विद्यापति जी। क्वेश्चन नंबर 38 में कहा जा रहा है अलस कथा के रचयिता कौन है। तो अलस कथा के रचयिता कौन है? तो विद्यापति जी। अलस कथा के रचयिता भी कौन है? विद्यापति जी। क्वेश्चन नंबर 39 में कह रहा है नीतिकार आलस्य को क्या माना जाता है। तो नीतिकार जो होती है उसको आलस कथा के अनुसार से क्या कहा जाए? शत्रु। शत्रु का मतलब दुश्मन कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 40 में बताया जा रहा है वास्तविक आलसियों को संख्या कितनी थी। तो वास्तव में जो आलसी था, हमने बताया है जस्ट अभी कि आलसी व्यक्तियों की मात्र जो संख्या थी 4 था। कितने था?
4। क्वेश्चन नंबर 41 में कह रहा है अपनी भूख मिटाने के लिए अपनी भूख मिटाने के लिए भी कौन कुछ भी नहीं कर सकता है। तो अपनी भूख मिटाने के लिए भी जो व्यक्ति कुछ नहीं कर सकता है कौन? आलसी। भले वो मान के चलो कि कुछ भी नहीं करे, है ना, खाने को भूखे मर जाए मंजूर है, लेकिन कुछ नहीं कर सकता है। इसी बात पर बच्चों एक कहानी हमको याद आया आलसियों पर, कि हमने जब बचपन में थे तो पढ़े थे एक कहानी कि जब एक व्यक्ति था इतनी बड़ी आलसी था कि एक जामुन के पेड़ के नीचे सोया हुआ था। जामुन के पेड़ के नीचे सोया हुआ था, गर्मी की मौसम थी। क्या हुआ कि एक जामुन ऊपर से टूट करके उसके सीना पर गिरा, और जब सीना पर गिरा तो वो सोया हुआ था। बिल्कुल कुछ दूरी से रास्ता था, उस रास्ते से एक ऊंट वाले जा रहे थे। ऊंट वाले जा रहे थे, उसने देखा कि कौन जा रहा है, तो देखा ऊंट वाला है। उसने अपनी करेज पर जो जामुन था उसको उठा करके नहीं खाया, उसे ऊंट वाले को बुला कि ओ भैया सुनिए। ऊंट वाले व्यक्ति कुछ दूरी पर था, बता वो आया बेचारा कि आखिर क्यों हमको बुला रहा है। जब वो आया तब जो है से उसने कहा कि देखिए मेरे सीने पर जो जामुन है ना वो उठा करके हमें मुंह में डाल दीजिए। अब याद कर लीजिए जरा, आप सोच सकते हैं कि वो ऊंट वाले व्यक्ति रास्ते पकड़ के जा रहे तो उसको बुला करके बोला गया कि आप मेरे सीने पर जो जामुन है ना उसको उठा करके मेरे मुंह में डाल दीजिए, लेकिन उसके पास इतना आलसी था कि वो अपने हाथ से उठा करके जामुन अपने मुंह में नहीं धर सकता है। तो सोच लीजिए कि कितना बड़ा आलस होता है। तो आलस व्यक्ति जो होता है वो अपने भूख मिटाने के लिए भी कुछ भी नहीं कर सकता है। भूखे साला मर जाए उसके लिए कोई दिक्कत नहीं है, पर वो क्या करेगा, जो मतलब कुछ नहीं करेगा। क्वेश्चन नंबर 42 क्यों आते हैं? तो बृहस्पति कौन था? याद कर लीजिए, तो बृहस्पति कौन था? तो मिथिला का मंत्री था। कौन था? मिथिला का मंत्री। क्वेश्चन नंबर 43 का रहा है संसार में बच्चों को सच्चा रक्षक कौन है? तो याद कर लीजिए, पूरे संसार में यदि बच्चा के लिए कोई रक्षक है ना, तो एकदम सबसे अहम भूमिका बनाने वाली तो माँ होती है। क्वेश्चन नंबर 44 आधुनिक काल की संस्कृति कावित्री कौन है? तो आधुनिक काल की संस्कृति का तो पंडित क्षमाराव जी हैं, है ना। क्वेश्चन नंबर 45 का रहा है कि गंगा देवी का समय क्या है? तो गंगा देवी का समय क्या लिया जाता है? 14वीं शताब्दी से लिया जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 46 में कहता है यज्ञवल्क्य की पत्नी कौन थी? तो ये था मैत्री थी। क्वेश्चन नंबर 47 में कह रहा है महाभारत में किस लेखिका का उल्लेख मिलता है? किसका? तो ये है सुलभा का। क्वेश्चन नंबर 48 का रहा तो वर्तमान काल की संस्कृत लेखिका कौन है? तो वर्तमान काल में जो लेखिका है संस्कृत के वो है मिथिलेश कुमारी मिश्र। कौन है? मिथिलेश कुमारी मिश्र। वीडियो साफ रोक दे, मिनट भर रुक ले।